आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि केमिस्ट्री में फिजिकल के सारे चैप्टर्स में इसका कुछ ना कुछ पार्ट रेगुलरली यूज होता है। और मोल कंसेप्ट जिस बच्चे को नहीं आता उसे फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक्स में कुछ नहीं आता। मोल कंसेप्ट ना आने की वजह से बहुत सारे और चैप्टर्स में भी प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो टॉपिक होना चाहिए समझने के लिए वो होना चाहिए मोल कंसेप्ट। तो यहां मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपको मोल कंसेप्ट लाइफ लॉन्ग के लिए समझ में आ जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन इसका कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले मोल के बारे में और क्या हम जानते हैं, क्या हम सीख सकते हैं। मोल एक इंटरफेस है, दो चीजों के बीच में रिलेशन बनाने वाला। जैसे अगर हम कहें वेट है किसी सब्सटेंस का और उसका वॉल्यूम है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनाएगा वो बनाएगा मोल। मोल एक प्लेटफॉर्म है जो वॉल्यूम को मास से कनेक्ट करेगा। यानी किसी सब्सटेंस का मास और किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसके लिए मोल की जरूरत पड़ेगी। मोल मास और नंबर ऑफ एटम्स में भी रिलेशन बना सकता है। मोल वॉल्यूम और नंबर ऑफ एटम्स में भी रिलेशन बना सकता है। मोल के बहुत सारे मीनिंग है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। या तो इतने एटम्स होंगे तो हम कहेंगे 1 मोल एटम, और इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम कहेंगे 1 मोल मॉलिक्यूल्स। इस नंबर को हम एवोगेड्रो नंबर यानी Na से भी डिनोट करते हैं, यानी वी कैन राइट ए, एवोगेड्रोस नंबर भी कह सकते हैं। 1 मोल का जो मास होता है, 1 मोल सब्सटेंस यानी इतने पार्टिकल्स का मास, यानी इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स के मास को हम क्या कहते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास क्या चीज है, इतने पार्टिकल्स के मास को हम मोलर मास कहते हैं। 1 मोल बराबर इतने एटम्स, और इतने एटम्स का जो मास हो गया वो हो गया मोलर मास। ठीक है, तो ये इतने एटम्स का मास यानी 1 मोल एटम्स का मास, यानी एवोगेड्रो नंबर के बराबर जितने एटम्स है उनका जो मास होता है उसे हम कहते हैं मोलर मास। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई गैस है तो 1 मोल गैस जो है उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर्स। अब ये सारी चीज कनेक्टेड है। 1 मोल में इतने एटम्स होंगे, अगर 1 मोल एटम है तो इतने एटम्स है, 1 मोल मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल्स है। उनका जो मास है उसे हम कहेंगे मोलर मास। उसका जो वॉल्यूम है उस गैस का, ये चीज जो वॉल्यूम वाली चीज है, जो वॉल्यूम वाली प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। उस गैस का जो 1 मोल गैस है उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर्स, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे होगा। उसके लिए जो कंडीशंस है वो है टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्या है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर? उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका जो प्रेशर होना चाहिए वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, जिसे हम 1 atm भी कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर अगर वो गैस का वॉल्यूम है और टेम्परेचर ये है, प्रेशर ये है, तो उस गैस की क्वांटिटी 1 मोल के बराबर है। उस गैस का जो मास होगा वो मोलर मास कहलाएगा। उस गैस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो होंगे इतने, यानी एवोगेड्रो नंबर यानी 1 मोल के बराबर। तो ये चारों चीजें कनेक्टेड है। 1 मोल बराबर इतने एटम्स, 1 मोल एटम मतलब इतने एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब इतने मॉलिक्यूल्स। उसका जो मास हो गया वो मोलर मास हो गया। उस गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर्स होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 मोल के और क्या मतलब? 1 मोल को हम ये भी कहते हैं 1 ग्राम एटम। अब इसमें 1 ग्राम एटम का मतलब है उसका वजन 1 ग्राम नहीं है। याद रखें, ये एक बहुत कंफ्यूजन बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि पूछा जाता है वो मतलब 1 ग्राम एटम का मास क्या है।
तो यहाँ पे 1 ग्राम एटम का मास बच्चों को लगता है ये खुद 1 ग्राम है। नहीं, इस पार्ट का एग्जैक्ट मतलब, इस पार्ट का एग्जैक्ट मतलब क्या है? 1 मोल। इसको हम मोल कहते हैं। यानी 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल, 2 ग्राम एटम इज इक्वल टू 2 मोल। यानी 2 ग्राम एटम ऐसे लिखा हो, बीच में हाइफन बना हो, तो उसको हम मोल के बराबर रखते हैं। इसका वजन ग्राम में नहीं है, इसको ग्राम एटम को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राम एटम का मतलब मोल होता है, तो यहां कंफ्यूज ना होइएगा। इसका वेट 1 ग्राम नहीं है, इसकी क्वांटिटी 1 मोल है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी 1 मोल मॉलिक्यूल है। तो ये टर्म कई बार यूज होती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनसे पूछा जाता है व्हाट इज द वेट ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ दिस सब्सटेंस, तो वो कहते हैं वेट तो दे रखा है 1 ग्राम, तो इसका वेट 1 ग्राम ही होगा। नहीं, इस चीज की जगह आप उठा के मोल रख दीजिए। यानी अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो इसका मतलब हो गया 1 मोल। 2 ग्राम एटम लिखा है तो 2 मोल एटम, ये मतलब हो गया। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये आप जान लीजिए। तो यहाँ पे लेकिन ये थोड़ा सा थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस में आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। मैं नहीं समझता कि बोर्ड लेवल पे ऐसा कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके लिए आएगा। हाँ, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ऐसा आ सकता है कि वो पूछ सकता है व्हाट इज द वेट ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम, तो इसका मतलब है 1 मोल हीलियम का क्या वेट है। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि 1 मोल का मतलब इतने एटम्स, 1 मोल का जो मास है मोलर मास, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम एसटीपी पे है वो 22.4 लीटर्स है, और 1 मोल को ये भी कहा जाता है। तो ये चारों चीजें रिलेटेड है। तो आप कह सकते हो वॉल्यूम को वेट में बदलने के लिए एक बीच में इंटरफेस चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो मोल है। मोल भाषा में कन्वर्जन कर रहा है, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर रहा है, मास को नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को वो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें मोल की जरूरत है। तो यहाँ पे ये मोल का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि मोल हम क्यों यूज करते हैं। जैसे हमारे पास 1 लीटर पानी है तो उसका वेट कितना होगा? 1 लीटर पानी है तो उसमें नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो इसके लिए हमें मोल की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास 1 लीटर गैस है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है गैस के? तो बीच में मोल हमारी हेल्प करेगा। अगर हमारे पास 1 किलो कोई गैस है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो वेट से मॉलिक्यूल का रिलेशन के लिए हमें मोल हेल्प करेगा। तो ये सारे रिलेशन में हेल्प करता है। मोल एक रूपांतरण कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है क्वांटिटी को, वेट को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, आगे बढ़। यहाँ पे अब मोल में हमें मोलर मास को जानना, और मोलर मास को जानने के लिए सबसे पहले हमें एटॉमिक मास को जानना बहुत जरूरी है। एटॉमिक मास और मास ऑफ 1 एटम, यानी एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। इट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। यानी एटॉमिक मास में हम प्रोटॉन का मास ले लें और न्यूट्रॉन का मास ले लें। इलेक्ट्रॉन का मास हम नहीं लेते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं लेते इलेक्ट्रॉन का मास? इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि उसका मास ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है इनके मास के बराबर। कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास से 1837 गुना 1837 टाइम्स छोटा होता है। हम एक प्रोटॉन का मास जब लेते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। इसकी थर्ड डेसिमल प्लेस में डिफरेंस होता है जो हमने यहाँ पे हटा दी है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इन दोनों का मास वैसे तो लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने बराबर रख दिया है, और ये बराबर सा ही है, आप इसे बराबर ही मानिए। अब ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम मतलब इस चीज को बदला गया, इसे कन्वर्ट कर दिया गया एक सिंगल वैल्यू में। इस
वैल्यू को हमने नाम दे दिया, मतलब हमने नहीं, जिन्होंने इस को बनाया, इस डेरिवेशन को बनाया, उन्होंने इतनी क्वांटिटी को 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को कह दिया 1 AMU, यानी इस वैल्यू को 1 AMU के बराबर रख दिया। अब बहुत आसान हो गया, जो एक प्रोटॉन का मास इतने ग्राम में था, अब एक प्रोटॉन का मास 1 AMU हो गया। एक न्यूट्रॉन का मास जो इतने ग्राम में था वो 1 AMU है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया, इसको कि हमने ज्यादा लंबी डेसिमल प्लेसेस को हटा के आपके लिए बहुत सिंपल वे में इसको लाए हैं। अब ये बहुत आसान हो गया कहना कि मास ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ अ न्यूट्रॉन। एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, लेकिन बहुत हद तक सेम होता है, हम उसे सेम कह सकते हैं, और दोनों का मास 1 AMU के बराबर है। अब हम मास को ग्राम में नहीं लेके AMU में लेंगे, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, दोनों का मास AMU में है। यानी जैसे सपोज आपने सुना, अगर हम ग्राम में लेते, सपोज हमने ग्राम में लिया, तो कार्बन के एक एटम का मास अगर हमें लेना है, तो हर प्रोटॉन का मास इतना लेना होगा, हर न्यूट्रॉन का मास इतना लेना होगा। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन उनका मास हम नहीं लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेंगे। तो कार्बन में हमने 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का मास लिया, तो इतना लंबा डिजिट जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 12 बार। इससे अच्छा हमने क्या किया, एक प्रोटॉन का मास मान लिया 1 AMU, एक न्यूट्रॉन का मास मान लिया 1 AMU, 6 प्रोटॉन है उनका मास हो गया 6 AMU, 6 न्यूट्रॉन हो गया उनका मास हो गया 6 AMU, टोटल कार्बन के एक एटम का मास हो गया 12 AMU। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया, अगर किसी एटम के पास n नंबर के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसका मास n AMU होगा। यानी सपोज हीलियम है, हीलियम की अगर बात करें, तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। इन 2 प्रोटॉन का मास कितना हो गया 2 AMU, इन 2 न्यूट्रॉन का मास कितना हो गया 2 AMU, टोटल मास कितना हो गया 4 AMU। तो यहां पे हमें समझ में आ गया कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास 1 AMU और एक न्यूट्रॉन का भी मास 1 AMU होता है। तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हाउ टू इवेल्युएट द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी मतलब एक चीज एक बार और मैं दोबारा शायद आपको दिखाना हो, तो हीलियम के मास से मैं हेल्प कर देता हूं आपकी, कि हीलियम के एक एटम का जो मास है, उसके पास, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन का मास 2 AMU और 2 न्यूट्रॉन का मास 2 AMU, टोटल मास हो गया 4 AMU। उसके पास टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 4 हो गए, तो जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उतने AMU में उसका मास होगा। सिमिलरली अगर हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, यानी उसके पास 12 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन का मास 6 AMU, 6 न्यूट्रॉन्स का मास 6 AMU, टोटल मास हो गया 12 AMU। तो जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उतना उनका एटॉमिक मास होता है। ये बहुत सिंपल हो गया। अब एटॉमिक मास तो हम निकालना सीख गए, अब मोलर मास की बात करते हैं। हाउ टू इवेल्युएट द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। मोलर मास है क्या? मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो 1 मोल इज द मास ऑफ 1, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल, यानी Na एटम्स या Na मॉलिक्यूल्स। अब मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस कैसे निकालेंगे? मोलर मास Na पार्टिकल्स का मास है, मोलर मास Na पार्टिकल्स का मास है, तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ 1 एटम इनटू 1 मोल। एक एटम के मास को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे को मोलर मास मिल जाएगा, क्योंकि मोलर मास क्या है? इतने एटम्स का मास है, तो एक एटम के मास को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मोलर मास मिल जाएगा। यानी मोलर मास का फॉर्मूला है एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, यानी 1 मोल। यानी मोलर मास क्या है? 1 मोल एटम का मास है, तो उसको कैसे निकाला जाएगा? एक एटम का मास इनटू
एवोगैड्रो नंबर यानी 1 मोल, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 1 मोल एटम का मास मिल जाएगा। तो ये रिलेशन है मोलर मास और एटॉमिक मास में। तो आप समझ गए होंगे, मोलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, इससे 1 मोल पार्टिकल्स का मास आ जाता है। अब देखिए आगे कैसे हम समझेंगे। यहां पे हमने ये रिलेशन पढ़ा था कि इतने ग्राम यानी 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम 1 AMU के बराबर होता है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1 से, अगर हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 ग्राम इतने AMU के बराबर निकलता है। तो यहां पे हमें एक चीज मिलती है, यहां पे हमें ये मिलता है कि एवोगैड्रो नंबर कहां से आया। एवोगैड्रो नंबर इस रिलेशन से पैदा हुआ। ये रिलेशन हमने क्यों लिया था, ये मास होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास, इस मास को हमने 1 AMU के बराबर रखा, इस मास को हमने 1 AMU के बराबर रखा। अब रखने के बाद अगर हम 1 ग्राम में कितने AMU ये जानने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली इस वैल्यू को सिर्फ इस वैल्यू को 1 से डिवाइड कर देना होगा। तो हमें क्या मिलेगा, 1 ग्राम इस तरफ मिलेगा और यहां पे 1/1.67 इंटू 10⁻24 AMU मिलेगा। जब इस वैल्यू को 1 से डिवाइड किया गया तो आंसर आया 6.022 इंटू 10⁻23 AMU 1 ग्राम। तो ये रिलेशन हमें याद करना है, ये ध्यान रखना है कि 1 ग्राम जो है वो इतने AMU के बराबर होता है, ये जैसे कि यहां लिखा हुआ है। तो ये रिलेशन कहां से आया, इतने ग्राम को हमने 1 AMU माना और फिर इससे पता चला कि 1 ग्राम में कितने AMU होंगे, तो ये हमें यूज करना है। तो ये हम एक बॉक्स में संभाल के रखेंगे, ये रिलेशन, ये हमारे बड़े काम आए। आगे बढ़ते हैं। अब मोलर मास क्या था जो कि अभी हमने पढ़ा, मोलर मास ऑफ 1 एटम इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब हम सोडियम के बारे में बात करेंगे, सोडियम का मोलर मास निकालना है। तो हमें पता है सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, 23। तो उसके एक एटम का मास हो गया 23 AMU उसके एक एटम का मास हो गया। और एक मोल का मास निकालने के लिए हमने क्या किया, एक मोल का मास निकालने के लिए हमने एक एटम के मास को एक मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हमें ये भी पता है अगर हम इस वैल्यू को उठाते हैं और यहां कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू 1 ग्राम के बराबर है और यहाँ पे ये वैल्यू यानी कि 1 ग्राम के बराबर हो गई। ये वैल्यू 1 ग्राम के बराबर है, ये वैल्यू 1 ग्राम के बराबर है। बस हम इस चीज की जगह, इस वैल्यू की जगह ग्राम रख देंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। यानी हमारा सोडियम का मोलर मास किसका, सोडियम का, Na का, कितना हो गया 23 ग्राम्स। उसके एक एटम का मास क्या था 23 AMU। एक मोल के लिए हमने उसे 1 मोल से मल्टीप्लाई किया और देखा कि ये वैल्यू तो 1 ग्राम के बराबर है, जो हमने अभी डिराइव करी है। उसको हमने जब पुट किया तो सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम के बराबर निकला। तो यानी एक चीज हमें अभी जो हमने पहले पढ़ी थी, अगर किसी एटम के पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल n है तो उस एटम का मास n AMU हो गया। अगर कार्बन के पास 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन यानी 12 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं टोटल, तो उसके एक एटम का मास 12 AMU हो गया। हीलियम में हमने पढ़ा उसके पास 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है यानी 4 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसके एक एटम का मास 4 AMU हो गया। हर प्रोटॉन का मास 1 AMU, हर न्यूट्रॉन का मास 1 AMU। तो इस तरह से एटम के पास जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल होता है,
ये दोनों के दोनों कहलाते हैं कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स, यानी जितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक मास होता है, क्योंकि एक न्यूक्लियॉन का मास 1 AMU है, चाहे वो न्यूक्लियॉन प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूक्लियॉन न्यूट्रॉन हो। तो 23 AMU सोडियम के एक एटम का मास है। और यहां पे हमें यह भी पता चल गया कि ये वैल्यू तो हमें सेम रखनी है। जब एक एटम के मास को 1 मोल एटम के मास में बदलना है तो वैल्यू सेम रहेगी पर यूनिट बदल जाएगा। जैसे सोडियम के एक एटम का मास है 23 AMU और एक मोल का मास कितना है 23 ग्राम्स। इसी तरह से आगे बढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने समझ लिया था, सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम्स हो गया। अब ये रिलेशन हमें याद रखना है, बहुत काम का है कि 1 ग्राम में इतने AMU है। इसी को यूज करते हुए हम कार्बन के एटम के मास से उसका मोलर मास क्या होता है, एक एटम का मास यानी एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, जो कि हम बार बार पढ़ते जा रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको एक केले का वजन पता है तो 1 दर्जन केले का वजन निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मास ऑफ 1 बनाना इंटू 12 बिकम्स द मास ऑफ 1 डजन बनाना। इसी तरह से एक एटम का मास इंटू मोल गिव्स द मास ऑफ गिव्स इट्स मोलर मास, यानी मोलर मास पता करना है तो एक एटम के मास को एवोगैड्रो नंबर यानी 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, यानी उसके एक एटम का मास हो गया 12 AMU। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स टोटल 12 AMU उसके एक एटम का मास, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया मोल से, तो ये उसका मोलर मास निकला। अब सिंपली जैसे कि हमें ऊपर दिख रहा है कि 1 ग्राम इसके बराबर है, इसी तरह से हम इसको भी बॉक्स में पुट कर देंगे और इसकी जगह पुट कर देंगे ग्राम। यहां पे 12 लिखा ही हुआ है, यानी 12 ग्राम ये किसके बराबर हो गया, मोलर मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम। यानी कार्बन के एक एटम का मास हो गया अगर 12 AMU तो उसके एक मोल का मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम्स। बहुत सिंपल है, यानी किसी एक एटम का मास अगर x AMU है तो उसका मोलर मास x ग्राम होगा। मोलर मास क्या है, 1 मोल एटम का मास। तो बहुत सिंपल है, आप दिमाग में बिठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो मोलर मास कार्बन का कितना निकल के आया 12 ग्राम्स। तो किसी एक एटम का मास अगर n AMU है तो उसका मोलर मास होगा n ग्राम्स। अब यहां पे सिंपली एक टेबल है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, उसके एक एटम का मास 12 AMU, उसका मोलर मास 12 ग्राम्स। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है 12 न्यूट्रॉन है, एक एटम का मास हो गया 23 AMU, मोलर मास हो गया 23 ग्राम्स। नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन्स 14 AMU, एक एटम का मास। एक मोल का मास क्या हो जाएगा, एक मोल एटम का मास कितना हो जाएगा 14 ग्राम्स। इसी तरह से ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, एक एटम के पास 16 न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो गए टोटल मिला के, तो 16 AMU उसके एक एटम का मास, उसके एक मोल एटम का मास 16 ग्राम्स। हाइड्रोजन एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके एटम के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसके पास सिर्फ प्रोटॉन होता है, तो उसके एक एटम का मास कितना हो गया 1 AMU। तो एक मोल एटम का मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम। इसी तरह से एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन्स है 14 न्यूट्रॉन्स, एक एटम का मास 27 AMU और एक मोल एटम का मास 27 ग्राम, यानी मोलर मास हो गया उसका 27 ग्राम। फास्फोरस के पास 15 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन्स 31 AMU उसका एटॉमिक मास यानी 1 एटम का मास, और इसी तरह से 1 मोल फास्फोरस का मास हो गया 31 ग्राम्स। आगे बढ़ते हैं इस टेबल के बाद। अब कुछ मॉलिक्यूल्स का मास निकालेंगे। वाटर के पास एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है सॉरी, और एक ऑक्सीजन है। तो क्या है वाटर के पास, वाटर के पास है एक मॉलिक्यूल। अब एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल बना लेते हैं, यानी एटम अकेले तो स्टेबल होते नहीं है, उनको स्टेबिलिटी पाने के लिए मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहना पड़ता है, वो आपस में जुड़ जाते हैं अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए, अपने इनकम्प्लीट शेल्स को कंप्लीट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन उनके पास अधूरे होते हैं तो वो दूसरे एटम से शेयरिंग करके अपनी शेल को कंप्लीट करते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, यानी एक फैमिली बना के रहते हैं। तो H2O की अगर बात करें तो H है उसके पास, एक O है और फिर से H है।
अब हाइड्रोजन का तो मास 1 AMU था, ऑक्सीजन का कितना था 8 और 8 16 AMU, हाइड्रोजन का फिर से 1, तो टोटल मास कितना हो गया 18 AMU। तो इसमें हर एटम का एटॉमिक मास जोड़ के मॉलिक्यूल का मास मिल जाता है। तो इसका मोलर मास क्या होगा, ये वैल्यू तो सेम होगी, बस आगे हमें ग्राम लगाना है। तो वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है 18 ग्राम्स और एक एटम का मास है 18 AMU। इसी तरह से सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके एक पार्टिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर बना रहे हैं, ये फॉर्मूला बन रहा है, तो एक पार्टिकल का मास हो गया 40 AMU और एक मोल पार्टिकल्स का मास हो गया 40 ग्राम्स। इसी तरह से CO2 का मॉलिक्यूल है 12, 16 और 16 टोटल मिला के कितने हुए 44 AMU, एक मॉलिक्यूल का मास। और एक सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, लेट मी एडिट इट। तो यहाँ पे हमने करेक्ट कर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास है 44 AMU और एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास यानी मोलर मास इसका है 44 ग्राम्स। ठीक है, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स के मोलर मासेस हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका है। सपोज हमने अभी पढ़ा कि वाटर के एक मोल का मास है 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास है 18 ग्राम्स। तो 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है, 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है। NaOH 40 ग्राम मोलर मास है NaOH का, तो 40 ग्राम 1 मोल NaOH के बराबर है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है, यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो 1 मोल के बराबर है, वो उसका मोलर मास है। अब पानी अगर हम 18 ग्राम 1 मोल है तो 36 ग्राम कितने मोल हुआ 2 मोल्स। 18 ग्राम 1 मोल, 36 ग्राम 2 मोल्स। कैसे निकाला हमने, 36 को 18 से डिवाइड कर दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं तो हम गिवन वेट को मोलर वेट से डिवाइड कर देंगे। यही चीज हम आगे सीखने वाले हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स, यानी अगर हमें वेट दे रखा है पानी का, वेट ऑफ अ सब्सटेंस, पानी हमें जो दे रखा है वो दे रखा है सपोज यू कैन से 90 ग्राम्स पानी दे रखा है। अब इसमें मोल्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, एक मोल का मास कितना है 18 ग्राम, तो 90 ग्राम्स में कितने मोल आएंगे, तो आप 18 ग्राम से डिवाइड कर दिया, आपके पास आंसर आया 5 मोल्स। यानी कि हमें कभी भी वेट दे रखा हो तो हम मोलर वेट से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर वेट इन ग्राम्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, यही क्वेश्चन भी दे रखा है कि if you have got 90 grams of water, how many moles are present in 90 grams of water। तो सीधे सीधे हमने क्या किया, वेट जो है उसको मोलर वेट से डिवाइड कर दिया। हमेशा याद रखिए मोल्स निकालने के लिए वेट को मोल्स के एक मोल के वेट से डिवाइड करना है, एक मोल के वेट से डिवाइड करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमें पता ही है कि मोल बराबर इतने पार्टिकल्स, वो बराबर मोलर मास, और मोलर मास बराबर इतना वॉल्यूम यानी 22.4 लीटर, एक मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे। ठीक है, तो अब जो अगली बात हम करने जा रहे हैं वो, पहले तो हमने पढ़ा कि भाई मोल को मोलर मास से कैसे रिलेट किया जा सकता है, यानी मोलर मास और मोल में क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर वेट। अगला रिलेशन जो है वो है वॉल्यूम और मोल्स का, यानी अगर किसी गैस का वॉल्यूम दे रखा है एसटीपी पर तो उसको कैसे मोल्स में बदलेंगे। तो बिल्कुल इजी तरीका है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। हमने क्या किया था, वेट दे रखा था तो 1 मोल के वेट से डिवाइड कर दिया था मोल्स निकालने के लिए। अब अगर वॉल्यूम दे रखा है तो 1 मोल के वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड करोगे, 1 मोल के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। अगर आपको गैस का वॉल्यूम दे रखा है तो 1 मोल के वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दोगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर्स एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये क्या है, ये 1 मोल गैस का वॉल्यूम है,
ये 1 मोल गैस का वॉल्यूम है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, वो है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 22 लीटर्स ऑफ CO2 एट STP। तो भाई वॉल्यूम दे रखा है 22 लीटर्स, 22 लीटर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स निकालने के लिए इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को आपके लिए इसको कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसमें वॉल्यूम दे रखा है गैस का एसटीपी पर और हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। वॉल्यूम जितना भी दे रखा हो एसटीपी पर उसको मोलर वॉल्यूम यानी 22.4 लीटर से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे उस वॉल्यूम की गैस में। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम रखा हमने ऊपर, वॉल्यूम है गिवन वॉल्यूम है 11.2 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4, ये आ गया 0.5 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाल दिए, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर्स। आगे बढ़ते हैं, मोल्स का रिलेशन मॉलिक्यूल्स के साथ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर हम 1 मोल के मॉलिक्यूल यानी एवोगैड्रो नंबर यानी 6.02 into 1023 से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकल आएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 18.06 into 1023 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम एक मोल में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये तरीका 18.06 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 to the power 23, इसका आंसर आएगा 3 मोल्स। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब हमने तीनों तरीके से मोल्स निकाल लिए, मास को मोलर मास से डिवाइड किया, वॉल्यूम को एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम से यानी 1 मोल के वॉल्यूम से, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रो नंबर। नीचे वाली तीनों वैल्यूज 1 मोल के बराबर है, तो ऊपर वाले जैसे मॉलिक्यूल्स है सो उसे 1 मोल के मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे, मास को 1 मोल के मास से, वॉल्यूम को 1 मोल के वॉल्यूम से एसटीपी पर। तो हमें मोल्स निकाल, तो मोल्स का रिलेशन मॉलिक्यूल से भी है, मास से भी है और वॉल्यूम से भी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इनका आपस में भी रिलेशन है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर दे रखे हो तो हम मास निकाल सकते हैं, मास अगर दे रखा हो तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम अगर दे रखा हो एसटीपी पर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। यानी इस फॉर्मूले से ये तीनों रिलेटेड है, तीनों का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, तो तीनों एक दूसरे के बराबर हुए। तो यहाँ पे मोल्स का फॉर्मूला ये भी है, मोल्स का फॉर्मूला ये भी है, मोल्स का फॉर्मूला ये भी है, तो इन तीनों फॉर्मूले को एक साथ रख सकते हैं और इन तीनों के बराबर नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ये आपके काम आएगा। अच्छा, अब यहां पे दे रखा है व्हाट इज द मास ऑफ 5.6 लीटर्स ऑफ CO2, वॉल्यूम दे रखा है और आपको मास निकालना है, तो आप ये दोनों फॉर्मूलेज यूज करेंगे। तो कैसे निकालेंगे मास, मास निकालना है आपको, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, CO2 का मोलर मास है 44 ग्राम्स, वॉल्यूम दे रखा है 5.6, मोलर वॉल्यूम 22.4, काटा 4 आ गया, 44 ऊपर चला जाएगा, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास is equal to 44 by 4 is equal to 11 grams। तो आंसर है 11 ग्राम्स। तो इतना मास मौजूद है 5.6 लीटर्स ऑफ CO2 एट STP पर। तो यहां पे हमने ये सीख लिया, हमारा ये रिलेशन आप लास्ट वाला याद रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत आई हो मोल कंसेप्ट के, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा ये समझाऊंगा, दोबारा इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। कोई भी चीज, कोई प्रॉब्लम आपको आती है किसी भी और भी टॉपिक में, बहुत सारे टॉपिक्स की मैंने ट्रिक्स बनाई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देखिए तो सही। और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और भी स्टूडेंट्स की हेल्प करिए। और बहुत सारी चीजें हैं मेरे चैनल पे, तो केमिस्ट्री में आप कुछ भी समझना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।